जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैरी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक ऐसा बयान जो चाइना और भारत के रिश्तों में एक नई लकीर खींच सकता है। चाइना ने अब ये कहा है कि वो भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्थायी सदस्यता है उसकी एस्पिरेशन को समझता है और उसका सम्मान करता है। ये अनाउंसमेंट तब आया है जब इंडिया अपनी ब्रिक्स की सीट को संभाल रहा है और दोनों ही देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स हैं वो तेजी से चल रहे हैं। तो क्या ये वास्तव में समर्थन है या फिर हम ये कहें कि राजनीतिक शब्दों के का डिप्लोमेटिक खेल, या फिर इसके पीछे कुछ और है? तो इसको आज की चर्चा में शामिल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान उमेश जी। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, चाइना ने कहा है कि वो अभी इंडिया की जो यूएनएससी एस्पिरेशन है उसको समझता है और उसका सम्मान करता है। पर क्या ये आधिकारिक समर्थन है या फिर सिर्फ हम ये कहें कि एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की पोलाइटनेस? क्या चाइना जो है वीटो पावर का समर्थन भी करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लाइज विद इंडिया। इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक तरह से यूएन में जब भी मदद की ज़रूरत पड़ी हमने अपनी आर्मी उधर भेजी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस गई है। वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने यूएन पीस कीपिंग मिशन में रेस्क्यू एफर्ट्स पे काम किया है, इंडिया का नाम सबसे ऊपर आता है। एक और एक चीज देखिए, इंडिया कंट्रीब्यूट्स हेवीली टू द यूनाइटेड नेशंस एज वेल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी ग्रोइंग अर्थव्यवस्था, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और आप ये देखिए कि जब भारत की जो कूटनीति है जिस हिसाब से बढ़ रही है, इंडिया शुड बी एट द टेबल। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक तरह से आर्केक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। मतलब उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया अंबर जी, क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी जैसे रशिया हो या अमेरिका हो, जब चाहे अपनी मर्जी से पॉलिटिकल बाउंड्री बदल देते हैं, जब चाहे किसी को भी उठा के अपने देश में बंदी बना लेते हैं। रशिया ने यूक्रेन के अंदर हमला किया, क्रिमिया को अपने भाग में ले लिया, बाद में उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया, फिर बाद में ईस्टर्न यूक्रेन ले लिया। आप देखिए कि अमेरिका ने भी अभी वेनेजुएला में वहां के सिटिंग प्रेसिडेंट को उन्होंने किडनैप कर लिया है और अपने देश में लाके उसके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं। यूनिलैटरली उन्होंने सद्दाम हुसैन को हटाया, गद्दाफी को हटाया। और ये बताता है कि आज यूएन जो है एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इसके मद्देनजर आप देखिए कि जितनी भी कंट्रीज है आज यूएन को एक तरह से रेस्पेक्ट नहीं कर रही है। आप ये भी देखिए, चाइना ने भी आप भारत के खिलाफ 2020 में गलवान के अंदर बाउंड्री चेंज करने की कोशिश की थी। आज सडनली ऐसा हुआ है कि चाइना भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है। वो बोलता है कि हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो भारत की सीट का समर्थन करता है। उसने एक बयान दिया है, पर ये क्या चाइना के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? मेरा मानना है नहीं, क्योंकि चाइना ने पिछले टाइम में भी जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, बाद में खंजर ही घोंपा है। आज भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 4 में से 5 मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है, फिर बाद में ब्रिटेन और फ्रांस, चारों हमको सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना ने हमारी एंट्री को ब्लॉक करके रखा था। अब चाइना को समझ में आ गया कि यूएन के अंदर यूएसए ने यूनिलैटरली विड्रॉ कर दिया सारे ऑर्गेनाइजेशन से, और ट्रंप ने अपना बोर्ड ऑफ पीस बना लिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूएन की रेलेवेंस एक तरह से खत्म होती जा रही है। और आज यूएन के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस अमेरिका से ज्यादा है। जब कोविड वायरस हुआ था, डब्ल्यूएचओ ने जितनी भी जो वार्निंग दी थी उसके अंदर चाइना को कभी भी इम्प्लीकेट नहीं किया। इससे अमेरिकन राष्ट्रपति गुस्सा हो गए उनके ऊपर, ट्रंप, और अब उन्होंने जो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां से अमेरिका को विड्रॉ कर दिया, पैसे देने बंद कर दिए। और आज यूएन की हालत ऐसी है कि उनके पास पैसे नहीं है सैलरीज देने के लिए। ये बताता है कि आज यूएन के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म कब आएगा? जब पार्टिसिपेशन कंट्रीज ज्यादा बढ़ेंगी। देखिए, मेरा मानना है कि यूएन के अंदर भारत के अलावा साउथ अफ्रीका को होना जरूरी है, ब्राजील को होना जरूरी है, जापान और जर्मनी का भी होना जरूरी है, क्योंकि
जापान जो है विश्व की सबसे मतलब एक पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था भी है और वो यूएन में बहुत सारा पैसा भी देता है। जर्मनी जो है यूरोजोन को लीड करता है। फ्रांस और ब्रिटेन आज की डेट में जर्मनी से पीछे हैं इकोनॉमिक पावर एंड क्लाउड के हिसाब से। ब्राजील को इसके लिए मिलना चाहिए कि वो लैटिन अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन करता है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये ब्रॉड बेस रेडिकल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा मेरा मेरा ये मानना है कि जब तक ये ब्रॉड बेस्ड आप जब तक सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे यूएन के अंदर, आज भी अगर चाइना बोल दे कि हम आपका सपोर्ट करते हैं, कल वो बोल देगा मैं ब्राजील का अपोज करता हूं, तो ये प्रपोजल कुछ आगे जाने वाला नहीं है। हाँ, एक तरह से चाइना भारत के साथ ऑलिव ब्रांच दे रहा है, बट इंडिया शुड बी गार्डेड। इसको एक तरह से चाइना हमारा दोस्त है ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं आना चाहिए। लेकिन उमेश जी, मैं आपसे एक बात और ये जानना चाहूंगी कि जो चाइना की बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग में इंडिया चाइना है, उसमें जो बॉर्डर शांति है उसकी और जो कॉपरेशन है ब्रिक्स को लेकर, उस पर बात की। लेकिन क्या जो बॉर्डर सेटलमेंट है वो जल्द खत्म करने का कोई रोड मैप नजर आता है, कोई राह नजर आती है कि जिससे ये जो मुद्दा है दोनों ही देशों के बीच में उसको सुलझाया जा सके? देखिए, चाइना इज एन हैबिचुअल लैंड ग्रैबर, मतलब आपकी धरती उसने दबा के बैठा है। अक्साई चीन भारत की धरती है, उसको दबा के बैठा है और ऊपर से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पे क्लेम करता है। उसने बार बार जो है मैप्स निकाले हैं, बाउंड्री जो हमारी जो सीमा रेखा है वहां पर उन्होंने मिलिट्राइजेशन किया है। वहां पे हैंगर बना रहे हैं, वहां पे रनवेज बना रहे हैं, वहां पर वो आर्टिफिशियल विलेजेस बना रहे हैं जिसमें सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। एक और एक चीज आप देखिए, चाइना वाले जो मैप्स निकालते हैं उसमें वो रीजन का नाम भी बदल देते हैं। ये सब चीज, इसको कार्टोग्राफिक वॉरफेयर बोला जाता है। और अगर भारत का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, मतलब सोच लीजिए भारत के अगर राष्ट्रपति अगर अरुणाचल प्रदेश सिक्किम चले जाए तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री उसको ऑब्जेक्ट करता है। ये सोचिए, ये सबसे बड़ा एक तरह से भारत के अंदर विलफुल इंटरफियरेंस की बात कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम चाइना पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। आज चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि वो अमेरिका के अगेंस्ट भारत को यूज करना चाहता है। पर भारत को इससे ये सब प्रस्तावों से बचना चाहिए। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, भारत के पास एक स्टैंडिंग आर्मी है, भारत के पास एक अच्छी लीडरशिप है, भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, भारत इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। और ये सब चीज बताती है कि चाइना आज भारत की राइस से डरा हुआ है। उसको मालूम है फ्यूचर में भारत उसको कंपटीशन दे सकता है। इसके लिए आप एक चीज देखिए कि वो आज भारत के साथ दोस्ती की बात कर रहा है। जब उनका काम निकल जाएगा तो चाइना हम दोस्ती का कोई वास्ता देने वाला नहीं है। 1962 में भी ये हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो चीज नेहरू जी ने किया था, उसके कारण हम अक्साई चीन खो गए, हमने अक्साई चीन खो दिया। ऊपर से ये देखिए 1950 में अमेरिका ये सीट हमको देने के लिए तैयार था, नेहरू ने ये सीट चाइना को दे दी। ये एक तरह से सबसे बड़ी बेवकूफी है, आप सोच लीजिए, जो नेहरू का सबसे बड़ा ब्लंडर भी है। अगर आज आपके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट रहती है तो आप समझ लीजिए अंबर जी कि भारत बहुत सारे कंसेशंस एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जितनी भी कंट्रीज है वो भारत के साथ आके बोलेगी आप हमारे प्रस्ताव पे मान जाइए। भारत अपना वो प्रस्ताव मनवाने के लिए बहुत सारे कंसेशंस ले सकता था। मतलब आप सोचिए, आपको एक ड्राइवर सीट आपको दे दिया था, आपने वो सीट उसको उठा के चाइना को दे दी थी, और उस चाइना ने भारत की दोस्ती का कभी मान नहीं रखा। और 1962 में हमारे ऊपर उन्होंने एक तरह से हमला करके हमें धोखा दिया है। चाइना इज अ लैंड ग्रैबर, चाइना इज अ डिक्लेयर्ड एनिमी ऑफ इंडिया। ये चीज नोट कर लीजिए। ब्रिक्स के अंदर हमारी बात होती है, मोदी जी जाके उधर भी मिलते हैं। देखिए मोदी जी भी जब गए थे, जब चाइना गए थे तो उससे पहले वो जापान गए थे। आज चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंडिया नहीं है, वो जापान है। क्योंकि जापान ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उससे पहले चाइना पे रूल भी किया था। और चाइनीज जो है उनसे उनको इंडिया से इतना गुस्सा नहीं है, वो इंडिया को अपना कंपिटिटर मानते हैं, पर वो जापान को अपना एडवर्सरी मानते हैं।
और वो कॉलोनियल जो उनके ऊपर राज किया था जापान ने, उसको वो भूले नहीं है, और जापान को उनको ये, और वो फ्यूचर में जापान के ऊपर भी हमला करेंगे, ये भी बोल देता हूं मैं। ताइवान के बाद नेक्स्ट जो बारी है वो जापान की होने वाली है। जी, तो उमेश जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहती हूँ, वो ये कि जो ब्रिक्स समिट है उसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है। क्या चाइना का जो ये समर्थन है वो मल्टीलैटरल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए एक असली कमिटमेंट है, या फिर हम ये कहें कि एक सिंबॉलिक जेस्चर इसको कहा जाए? ये एक कॉस्मेटिक कमेंट है। चाइना बात करेगा कि हमने आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पर यूएन के अंदर रिफॉर्म्स की बात तो छोड़िए, कोई यूएन को आजकल तवज्जो भी नहीं देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बना लिया है। आप ये देखिए, यूएस के साथ हमने अभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया है, मतलब बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम मार्च में साइन करने वाले हैं। भारत ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ईयू, यूके, कनाडा के साथ हम नेक्स्ट मंथ कर रहे हैं, न्यूजीलैंड, फिर बाद में देखिए ओमान, चिली और बाकी सब कंट्रीज के साथ हम कर रहे हैं। और आप देखिए इसराइल के साथ बातचीत चल रही है, रशिया के लेड ईयू के साथ बातचीत चल रही है। तो ये सब चीज बता रहा है कि भारत जो है वो मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स करके भारत का जो ट्रेड है डाइवर्सिफाई कर रहा है। इससे चाइना एक तरह से डर चुका है, वो भारत को अब अपने गुड बुक्स में रखना चाहता है, क्योंकि वो युआन को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, और इसके लिए वो डॉलर को डिस्प्लेस करना चाहता है डी डॉलराइजेशन के द्वारा। भारत अभी ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है भारत के पास है। चाइना चाहता है कि भारत एक ऐसा मैकेनिज्म लेके आए जिसमें ब्रिक्स के अंदर जितने भी पेमेंट सिस्टम्स हैं बाकी कंट्रीज, रेस्पेक्टिव कंट्रीज के, उसकी इंटरलिंकिंग हो जाए। सेकेंड, वो चाहता है कि ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी आए। पर सबको मालूम है कि चाइना जो है वो क्या, एक बार आपने सिस्टम बना दिया उसके बाद वो सारी कंट्रीज को इंडिविजुअली धमकाएगा और भारत को एक तरह से कॉर्नर कर देगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो भारत ने एक तरह से अभी लोकल ट्रेड जो करेंसी, जो भारत ने अभी बोला है कि हमें अभी इंडिविजुअल जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स है इन इंडिविजुअल करेंसीज में कर लेते हैं, लोकल करेंसीज में कर लेते हैं। जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे मलेशिया, वहां पर रुपी और रिंगिट में वो ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। एक और एक चीज देखिए, भारत ने अभी पेट्रो रुपी में भी तेल मंगाना चालू कर दिया है। अब इससे भी एक तरह से आप देखिए भारत की करेंसी इंटरनेशनलाइज हो रही है। हमारा यूपीआई अभी मलेशिया में चालू हो जाएगा। बातचीत यहाँ तक हो रही है कि जापान और ईयू के अंदर भी शायद अडॉप्ट हो सकता है। तो जापान ईयू और गल्फ स्टेट्स में भी अडॉप्ट हो सकता है। अगर इतनी सारी कंट्रीज में एक साथ ब्लॉक्स में अडॉप्ट हो जाता है तो आप ये देखेंगे कि भारत की करेंसी इंटरनेशनलाइज हो जाएगी, हमको स्विफ्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो भारत का बढ़ता हुआ क्लॉट है, डिजिटल क्लॉट है, उससे चाइना को समझ में आ गया कि बिना भारत के वो इफेक्टिवली डॉलर को काउंटर नहीं कर सकता है। उसको पैक्स सिलिका में भारत को इनवाइट किया है अमेरिका ने। क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जाके वहां पर मिल के आए हैं, और वो एडिशनल सप्लाई चेन बना रहे हैं फॉर टू कम्पीट अगेंस्ट चाइना। एक और एक चीज देखिए, अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका एडिशनल सप्लाई चेन्स बना रहा है फॉर चाइना। चाइना का जो टोटल ट्रेड है वर्ल्ड में वो अराउंड $6 ट्रिलियन का है, ठीक है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एडिशनल सप्लाई चेन्स बनते हैं तो चाइना का जो ट्रेड है विद द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के चाइना को मालूम है कि वो अपना जो ट्रेड है वो बचा सकता है। इसके लिए वो अपनी बेनिफिट के लिए भारत को ऑफर कर रहा है, भारत के बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है। सबको अपना अपना इंटरेस्ट से मतलब है। बट ये सब चीज एक तरह से कॉस्मेटिक डिक्लेरेशन है, कोई रियल इंटेंट नहीं है चाइना का। जी, बिल्कुल। और इसके अलावा मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगी कि मेरी जो ग्लोबल साउथ और मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, क्या जो ये चाइना का नया स्टांस है, इससे इंडिया को जो जियोपॉलिटिकल लेवरेज मिलने वाला है, या फिर हम ये कहें कि जो चैलेंजेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएँगे?
देखिए, भारत को जरूर एक तरह से स्टेचर भारत का बड़ा है, पर भारत को आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट की जरूरत नहीं है। भारत खुद की एक ड्राइवर सीट में आ चुका है। वो जिस कंट्री के साथ चाहे ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा है, जिस कंट्री के साथ चाहे वो, आप ये देखिए कि लोकल करेंसी में डील कर रहा है, यूपीआई को बढ़ा रहा है। फिर आप ये देखिए कि भारत ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे बढ़ता जा रहा है। हम हमारे देश के अंदर जो विजनरी लीडरशिप है पीएलआई स्कीम्स के द्वारा, हम जो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अंबर जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और जो हमारा जो देसी चैट जीपीटी है सर्वम एआई, उसका भी लॉन्च हो चुका है। भारत ने जो पीएलआई दी है फॉर क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग के लिए। टेक्सटाइल सेक्टर्स को बूस्ट मिलने वाला है ट्रेड अग्रीमेंट के द्वारा। तो ये सब चीज है कि भारत जो है खुद ही एक ड्राइवर सीट में है। जिसको आना है वो भारत की सीट में आ जाएगा, भारत के साथ रहेगा। हमें किसी मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स की जरूरत नहीं है। हाँ, सिंबॉलिकली हमारा प्रेजेंस बढ़ जाता है। हमारी जो, अगर हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलती है, सिंबॉलिक गेस्चर में भारत का जो रुतबा है वो बढ़ जाएगा। बट अगर देखा जाए तो भारत बिना इस मेंबरशिप के रहते हुए भी भारत के ऊपर सब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो रशिया से ऑयल भी खरीद सकता है और अमेरिका के साथ ट्रेड भी कर सकता है। रशिया से वो सुकोई 57 भी ले सकता है, S-400 भी ले सकता है, और अमेरिका से तेजस के जो जीई के इंजन है वो भी ले सकता है। ये चीज कोई नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम इंडिया। दिस शोज द ट्रस्ट। एवरीबडी वांट्स इंडिया। भारत के साथ सब, nobody wants to miss the India growth story, the benefits they derive from the India growth story. This is what I can say right now. एब्सोल्युटली। और आज के इस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमें एक स्ट्रेटेजिक लेंस से पढ़ने की जरूरत होती है। और चाइना का जो ये स्टेटमेंट है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट, एक छोटा डिप्लोमेटिक सिग्नल हो सकता है, लेकिन असली झलक तब यहाँ पर नजर आएगी जब चाइना अपने एक्शंस, वीटो स्टांस और जो मल्टी लैटरल सपोर्ट है उसको स्पष्ट रूप से सामने लाएगा। लेकिन यहाँ पर बात अगर भारत की करें तो भारत अपनी ब्रिक्स प्रेसिडेंसी और यूएनएससी रिफॉर्म एजेंडा पर ब्रॉडर पीस और इसको लेकर आगे फोकस करता हुआ बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या अपडेट नजर आता है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश, बहुत धन्यवाद।